नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार इंदलिया और आपका साइंस विद सुरेंद्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा है आप सभी कुशलपूर्वक होंगे। लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसी कड़ी में मैं आपको केंद्र की संरचना बताने जा रहा हूँ। कोशिका में पाए जाने वाले बहुत से कोशिकांग जिसकी अपने एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज जो पहला कोशिकांग है केंद्रक, इसकी संरचना पढ़ेंगे और आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जैसे ये ऊपर वाला जो चित्र है वो केंद्रक का है और नीचे इसी का एक पार्ट एक भाग होता है केंद्री का, इसकी भी संरचना नीचे दिखाई गई है। तो इस चित्र के माध्यम से अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन से कोशिकांग, कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इसमें होते हैं, तो आदि के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्रक की खोज, केंद्रक के खोजकर्ता लिख रहा हूँ, कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 में, 1831 में की थी। अब जो केंद्रक है यह कोशिका में जितने भी क्रियाएं होती है उन सभी के ऊपर नियंत्रण रखता है, उनका नियमन करता है। तो कोशिका, यह कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। नियंत्रण व नियमन करता है। आगे बात आती है कि जो केंद्रक है इसकी आकृति कैसी होती है। तो अलग अलग कोशिकाओं में केंद्रक की जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ज़्यादातर जो बात करें तो केंद्रक की आकृति गोल, इसके अलावा यह अंडाकार, इसके अलावा रिबन के समान द्विखंडीय होती है। अधिकतर देखने में जो केंद्र की आकृति है वो गोलाकार होती है। और आगे बढ़े, बात करें इस केंद्रक की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो विज्ञान की जो ब्रांच जिसमें हम इस केंद्रक का वर्णन पढ़ते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, तो विज्ञान की जो ब्रांच है उसको अपने कैरियोलॉजी कहते हैं। तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें केंद्रक का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ें तो आपको मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो केंद्र की उपस्थिति या फिर विकसित केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो बांटी गई है, बनाई गई है। तो ये जो केंद्रक आप देख रहे हो, ऐसी जो संरचना आपने पढ़ते हैं तो वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कि अन्य जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका, ये भी नहीं पाए जाते। तो वहाँ पर जो केंद्रक उस कोशिका में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और उस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रक। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका में
केंद्रक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। जबकि बात करें अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका की, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक बिखरा हुआ दिखाई देता है, बिखरा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाव, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाव कहते हैं। इसके अलावा जो केंद्रक होता है, इसमें मुख्य रूप से पदार्थ कौन सा होता है? तो केंद्रक में मुख्यतः आरएनए, डीएनए व प्रोटीन उपस्थित होती है। डीएनए अल्प मात्रा में होता है, तो ये इसका पदार्थ है। इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ मुख्य मुख्य बातें। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है, 1831 में खोज की। केंद्रक जो है वो समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। किसकी? कोशिका के अंदर जितने भी क्रिया होती है। केंद्र की आकृति देखी जाए तो आकृति क्या होती है? गोल, अंडाकार, रिबन के समान। ठीक है, अंडाकार, रिबन के समान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्र का अध्ययन किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक बिखरा हुआ होता है। इसके अलावा केंद्रक में मुख्यतः पदार्थ जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जो है उपस्थित होते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है केंद्र से संबंधित। अब अपने बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसके अलग अलग भाग है केंद्र के, उनके अपने एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। और यह एक कोशिका की, आपको पहले बता चुका हूँ, आनुवांशिक इकाई भी है, आगे भी अपने पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केंद्रक जो है इसकी संरचना कैसी है, यानी इस चित्र के माध्यम से अपने अध्ययन करेंगे। तो केंद्रक की संरचना में यहाँ लिख रहा हूँ, केंद्रक की संरचना में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। अब अपने क्या पढ़ने शुरू कर दिया है? संरचना कह सकते हैं। क्या? संरचना किसकी? केंद्र की। तो केंद्र की संरचना में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं, या इन बिंदुओं के अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं, दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? एक एक करके अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर ये जो आवरण है, इस आवरण को कहते हैं केंद्रक आवरण। क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण। क्या नाम दिया जाता है? केंद्रक आवरण। और अंग्रेजी में इसको कैरियोथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोथिका। दूसरा अपने भाग पढ़ेंगे। इसके पहला जो भाग है इसका केंद्रक आवरण, मैं आपको एक बार दो बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे वाला अध्ययन करेंगे अपने। तो इसमें वैसे अगले भाग की बात करें तो इसमें 5 भाग पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ेंगे? 5 भाग। कितने भाग? 5। तो मैं आपको पहला और दूसरा 2 की बात बता रहा हूँ एक बार। तो पहला हो गया केंद्रक आवरण, इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो ये आपका दूसरा हो गया। तो मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ, फिर अपने आगे वाले भाग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो भाग अपना क्या है, केंद्रक आवरण है। तो केंद्रक आवरण ये है, देखो केंद्र का ये जो भारी भाग है इसमें दो झिल्लियां होती है। एक तो ये बाहर आप देख रहे हो 1 नंबर 2 नंबर लगाया हुआ है, बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो इस केंद्रक आवरण में कितनी झिल्लियां होती है, 2 झिल्लियां होती है। कितनी झिल्ली, 2 झिल्लियां होती है, ठीक है। और 2 झिल्लियों में भी क्या है, एक तो बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक, मतलब बाहर वाली जो है बाह्य झिल्ली है और अंदर वाली क्या है, आंतरिक झिल्ली। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। अब देखो जो बाहरी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इसके यहाँ पर पॉइंट से ये है, यानी ये बिंदु है, तो ये राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। क्या दिखाई दे रहा है आपको, राइबोसोम। तो बाह्य झिल्ली पर जो है क्या चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। क्या चिपके हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद में आती है आंतरिक झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली जो है, आंतरिक झिल्ली जो ये है, इसमें आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी संरचना देखें तो इसमें तंतु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, तंतु उपस्थित होते हैं। आंतरिक झिल्ली में क्या उपस्थित होते हैं, तंतु। क्या उपस्थित होते हैं, तंतु। और ये जो तंतु उपस्थित होते हैं, ये एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, ठीक है, जिसको अपने कहते हैं न्यूक्लियो कोर्टेक्स, ठीक है। तंतु उपस्थित होते हैं, ये तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर कोर्टेक्स, या फिर इसको फाइब्रलर लेमिला क्या कहते हैं, फाइबरलर लेमिला, या फिर इसको फाइबरलर लेमिला भी नाम दिया जाता है। तंतु उपस्थित होते हैं, फाइबरलर लेमिला या फिर न्यूक्लियर कोर्टेक्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो दोनों झिल्लियां होती हैं, 2 झिल्ली, तो दोनों झिल्लियों के बीच 75 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कितने, बीच दूरी की अपने बात करें तो ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इनके बीच में जो स्पेस होता है। अब दोनों झिल्लियों के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस आप देख रहे हो, इस स्पेस में ये परिकेंद्रकीय अवकाश लिखा हुआ है। क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो दोनों झिल्लियों के बीच को स्थान, दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को, बीच का स्थान, दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश। क्या कहलाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश कहलाता है। तो ये इतनी चीजें इसमें याद रखने वाली है। दोबारा ध्यान दें, पहला भाग अपना केंद्र का भारी आवरण, जिसको केंद्र का आवरण कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं। इसमें 2 झिल्लियां होती है, बाह्य और आंतरिक। बाहरी जो झिल्ली उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, आंतरिक झिल्ली में तंतु उपस्थित होते हैं, और ये तंतु मिल करके न्यूक्लियर कोर्टेक्स का निर्माण करते हैं। दोनों जो झिल्लियां हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम, और दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश कहलाता है। आप एक बार पढ़ेंगे आपके याद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं केंद्रक द्रव्य। किस ओर चलते हैं, केंद्रक द्रव्य, यानी ये जो है आपका केंद्रक द्रव्य है। ध्यान दें, ये केंद्रक द्रव्य, ठीक है। केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली ये बाहर वाली, इसके अंदर आप देख रहे हो ये जो गहरा आपको दिखाई दे रहा है पूरा जो भरा हुआ, ये जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, इसको अपने क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली में
केंद्रक झिल्ली से घिरा अर्ध तरल पदार्थ, अर्ध तरल जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब ये जो अर्ध तरल पदार्थ है यह होता कैसा है? यानी ये जो अर्ध तरल पदार्थ है कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय इसकी प्रकृति बदलती रहती है। कोशिका विभाजन के समय इसकी प्रकृति बदलती रहती है। अब ये होता क्या है? यानी ये एक कणिकीय प्रोटीन सोल होता है ये, और जिलेटिन भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। क्या करता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। इसके अलावा और बात करें तो ये जो इसके अंदर ये क्रोमेटिन जाल अपने पड़ेंगे, तो क्रोमेटिन जालक का निर्माण करने में भी ये जो केंद्रक द्रव्य सहायक होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रोमेटिन जालक निर्माण में सहायक होता है। जालक निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये केंद्रक द्रव्य से संबंधित बातें हैं। देखिए, केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका विभाजन के समय इसकी प्रकृति जो है वो बदलती रहती है। केंद्रक द्रव्य कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का भी निर्माण करता है। क्रोमेटिन जालक निर्माण में भी, यानी क्रोमेटिन पदार्थ बनाने में भी ये सहायक होता है। तो दो आपको मैंने बता दिया, दो भाग हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा है केंद्रक आवरण और दूसरा हमने पढ़ लिया केंद्रक द्रव्य। अब अपने चलते हैं अगले जो इसका भाग है उस पर, 3 नंबर पर। तो इसका जो तीसरा भाग है केंद्रक का, वो है, तीसरा जो भाग है इसका केंद्रक का वो है केंद्रक छिद्र। क्या है? केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, केंद्रक छिद्र। देखो, ये जो केंद्रक झिल्ली मैंने आपको बताई, कहीं कहीं पर आप देख रहे हो, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रक छिद्र। क्या लिखा हुआ है? केंद्रक छिद्र। तो ये जो केंद्रक छिद्र है यानी केंद्रक आवरण जो है उसमें कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र की जो मोटाई की अपने बात करें तो 40 से लेकर के 100 नैनोमीटर जो है के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, के सूक्ष्म छिद्र। मैं यहाँ पर सीधा नोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको मैंने बता दिया कि बाहरी जो झिल्ली होती है इसमें कहीं कहीं 40 से 100 नैनोमीटर के क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है। और ये जो सूक्ष्म छिद्र है, ये जो सूक्ष्म छिद्र है, यहाँ पर तो अंदर तो आ गया केंद्रक द्रव्य, बाहर आता है कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। ठीक है। और इन छिद्र में, इन छिद्रों में इलेक्ट्रॉन सघन, इन छिद्रों में इलेक्ट्रॉन सघन पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ भरा होता है? इलेक्ट्रॉन सघन पदार्थ भरा होता है।
यह पदार्थ क्या है? यह पदार्थ केंद्रक द्रव्य व केंद्रक कोशिका द्रव्य। यह पदार्थ केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य, यानी इन पदार्थ के कारण केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य उभरे हुए होते हैं, उभरे होते हैं। यानी इन पदार्थ के कारण, यहां लिखना था इस पदार्थ के कारण, पदार्थ से या इससे का लिख सकते हैं अपने, इससे केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य उभरे हुए होते हैं, जिसे एनुलाई एनुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुलाई कहते हैं। अब देखो, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये क्या है? इस पदार्थ के कारण उभरे हुई संरचना में होते हैं, छिद्र में, और इसको कहते हैं अपन एनुलाई। और एनुलाई व केंद्रक छिद्र मिलकर, दोनों यानी एनुलाई व केंद्रक छिद्र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। किसका निर्माण करते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। मतलब यहां ऐसे कह सकता हूं मैं, यहां पोर कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है केंद्रक छिद्र। बाकी देखो, केंद्रक छिद्र जो है, इन्हीं के द्वारा ही कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य से पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये है आपका केंद्रक छिद्र। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट वाला भाग। इसका कौन सा भाग? नेक्स्ट। देखो, हमने दो पढ़ लिए, केंद्रक का आवरण पढ़ लिया, केंद्रक द्रव्य पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ा है केंद्रक छिद्र, और चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटिन जाल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन पदार्थ भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन पदार्थ। अब देखिए, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ये जो आप संरचना देख रहे हो, इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हो, ये जो संरचना है, ये संरचना एक जालनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो केंद्रक होता है, इसके कोशिका द्रव्य में जो डीएनए होता है, वो एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन ये क्या होता है? डीएनए प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है। यह प्रोटीन से जुड़कर किससे जुड़कर? प्रोटीन से जुड़कर क्रोमेटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन है, यह धागेनुमा संरचना होती है। और क्या होता है? क्रोमेटिन जो जाल है, यही क्या करता है? आगे चल करके कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का भी निर्माण करता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ये जो गुणसूत्र है, संघनित होकर के
जैसे यहाँ पर गुणसूत्र धागे आप देख रहे हो, तो इस रचना का निर्माण करता है कौन? ये क्रोमेटिन पदार्थ। कैसे बना? डीएनए के साथ में प्रोटीन जुड़ जाएगी और उससे क्रोमेटिन बन गया और धागे नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है इस कोशिका द्रव्य में। और आगे चल करके जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन जाल है या फिर क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचना वो संघनित हो जाएगी यहाँ पर जैसे देख रहे हो। तो गुणसूत्रीय संरचना का जो निर्माण हो जाता है। और गुणसूत्र की संरचना अपने जो गुणसूत्र की अपने बात करें तो ये गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो देख सकते हैं अपने इस स्टेज में। ठीक है, आगे चलें अपने। तो क्रोमेटिन जो जाल है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? क्रोमेटिन जाल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, यानी इस क्रोमेटिन जाल को क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित करते हैं तो ये रंगीन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रंगीन दिखाई नहीं देते यानी अभिरंजित नहीं होते। तो इस आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है। अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ नीचे, अब अपने इधर चलिए देखिए। ये रहा, एक तो है यूक्रोमेटिन। क्या लिखा हुआ है? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है हेटेरोक्रोमेटिन। ये जाल देखिए, इस जाल में आप कहीं कहीं गहरा देख रहे हो, कहीं आपका हल्का संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो गहरी संरचना है यहाँ लिखा हुआ है हेटेरोक्रोमेटिन, और हल्की संरचना है यानी ये कम अभिरंजित होता है। यूक्रोमेटिन क्या होता है? कम अभिरंजित होता है तो हल्का दिखाई देता है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो ज़्यादा अभिरंजित यानी मतलब ज़्यादा रंगीन हो जाता है तो इसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अब आपको मैं बताऊँ इसमें अंतर क्या होता है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ही आप देखें। तो ये जो यूक्रोमेटिन होता है उसमें डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। और आनुवांशिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय। दोनों बातें यहाँ क्लियर होगी। यूक्रोमेटिन है, कम अभिरंजित है, डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है और ये आनुवांशिक दृष्टि से क्या होते हैं? सक्रिय। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन बहुत ज़्यादा अभिरंजित हो जाता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा की बात करें तो आरएनए सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ इसमें आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है और आनुवांशिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। आनुवांशिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। तो यहाँ पर आपको चौथा पार्ट आपको बताया क्रोमेटिन जाल, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो प्यारे साथियों, अब अपने लास्ट एक और बच गया है, वो है केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका की संरचना पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट आपको चार बता दिए मैंने। कौन कौन से भाग पढ़े हैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र, क्रोमेटिन जाल। अब अपने पांचवा पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट जो है पांचवा वो है केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। तो इस केंद्रिका की संरचना अपने अध्ययन करेंगे। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। तो सबसे पहले ध्यान दें, ये जो केंद्रक आप देख रहे हो, इस केंद्रक में यहाँ पर ये केंद्रिका है। क्या है? यहाँ पर ये केंद्रिका। इस केंद्रिका में देखो ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है आप इसमें देख रहे हो। आगे अपने इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस सबसे पहले तो ये बात आती है कि इस केंद्र की जो है इस केंद्रिका की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की? तो एक वैज्ञानिक था फोंटाना। क्या नाम था? फोंटाना। फोंटाना ने जो है इसको 1781 में सबसे पहले देखा था। कब? 1781 में। अब देखो ये जो केंद्रिका है ये है क्या? तो केंद्रिका में मुख्यतः पदार्थ आरएनए होता है। कौन सा पदार्थ होता है? मुख्य पदार्थ आरएनए होता है। बाद में केंद्रिका की कर रहा हूं। नीचे देखिए, इस केंद्रिका में यह जो बाहर का परि केंद्रकीय क्षेत्र था ये यहाँ बाहर वाला, और ये आरएनए तंतु, डीएनए तंतु, कणिकाएं,
ये आप देख रहे हो। तो इसमें मुख्यतः आरएनए होता है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में इसमें अपने बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी होती है। इसका जो आध्यात्री उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, न्यूक्लियो साइडेज, फास्फोरिलेज व प्रोटीन व आरएनए संश्लेषण, या फिर यहाँ पर अपने प्रोटीन कह सकते हैं, वह प्रोटीन संश्लेषण हेतु एंजाइम उपस्थित होते हैं। यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाले एंजाइम जो है इसमें उपस्थित होते हैं। आगे चलें। जो केंद्रक है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अपने इसकी बात करें तो जो केंद्रक है इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो जो गुणसूत्र होता है, क्या है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका का निर्माण होता है। ठीक है, गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन यानी सेकंड कंस्ट्रक्शन जो होता है, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा, तो वहां से इस केंद्रिका का जो है निर्माण होता है। अब देखिए इसका जो अपने बात करें इसके आध्यात्री की, तो इसमें कई तरीके के पदार्थ जो है पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, केंद्रिका में निम्न भाग होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे पहले अपने बात करें तंतु में, क्या बात करें, तंतु में तो इसमें होता है डीएनए व आरएनए होता है। क्या होता है, डीएनए व आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए। दूसरा कणिकीय, तो कणिकीय पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर देखो ये कणिकाएं आप देख रहे हो, ये डीएनए था, ये आरएनए के तंतु है जो ऐसे दिखाए गए हैं, यहाँ कणिकाएं हैं, और ये देखो किसकी बनी हुई है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की। तो कणिकीय जो पदार्थ इसमें होता है वो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बाद में आता है 3 नंबर रवाहीन पदार्थ। ठीक है, तो रवाहीन पदार्थ की बात करें तो ये जो ऊपर वाले दोनों हैं, दोनों यानी ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन और आरएनए डीएनए, यानी ये पूरा का पूरा जो पदार्थ है, तो इसको रवाहीन पदार्थ कहते हैं, रवाहीन मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, रवाहीन आध्यात्री कह देते हैं। तो रवाहीन आध्यात्री, तो इसमें दोनों ही आगे, यानी डीएनए, आरएनए व न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, वह न्यूक्लियो प्रोटीन। अब 4 नंबर आ जाता है क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ, या क्रोमेटिन सीधा ही लिख देते हैं अपने। तो क्रोमेटिन यानी देखो इसकी जो बाहर वाली ये जो इसका बाहर की जो झिल्ली केंद्रिका की आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस झिल्ली के अंदर की ओर, यानी ये जो है इसके अंदर और बाहर, यानी यहाँ और यहाँ, इसके अंदर और यहाँ, मतलब केंद्रक द्रव्य और इस केंद्रिका के अंदर, तो यहाँ पर ये जो है क्रोमेटिन जो है पदार्थ होता है। तो अपने से कह सकते हैं बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली
के दोनों ओर बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली के दोनों ओर क्रोमेटिन उपस्थित होती है। क्रोमेटिन उपस्थित होती है। तो ये जो है मोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई है। केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटाना ने 1781 में। केंद्रिका में मुख्यतः आरएनए होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइडेज, फास्फोरिलेज व प्रोटीन संश्लेषण हेतु एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका का निर्माण होता है। केंद्रिका में निम्नलिखित पदार्थ या आधात्री में निम्नलिखित प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए तंतुमय संरचना में है। कणिकीय पदार्थ जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जैसे कणिका, ये जो आप देख रहे हो, रवाहीन आधात्री जैसे डीएनए, यानी सभी को मिला के बना दिया। और क्रोमेटिन इसकी बाह्य झिल्ली और आंतरिक यानी इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ क्रोमेटिन पदार्थ होता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा है, अभी मैं इसके कार्यों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आगे इसी प्रकार आगे वाला जो हमारा वीडियो रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया पर रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आज इस सेशन में इतना ही बताएंगे। आपको आगे वाले सेशन में नया चैप्टर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।